ब्रिटिश एम्पायर जिन्होंने भारत, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों पर अपना कब्जा जमाया था, वो कभी भी नेपाल को पूरी तरह से नहीं जीत पाए थे। नेपाल जो एक छोटा सा पहाड़ी राज्यों का ग्रुप था, उसने ना सिर्फ ब्रिटिशों के सामने टिके रहकर अपनी आज़ादी बचाई, बल्कि उन्होंने ब्रिटिशों को ऐसी मुश्किल में डाल दिया था कि आखिर में ब्रिटिशों को खुद उनके पास दोस्ती की भीख मांगनी पड़ी थी। अब नेपाल जैसा छोटा देश जो एरिया में बांग्लादेश से भी बहुत छोटा है, कैसे एक समय में ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। क्या है पूरी कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। समय था 1800 का शुरुआती दौर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके एक एक राज्य जीत रही थी, कभी अपने एडवांस हथियारों से तो कभी अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। तो 1814 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। मराठे हार चुके थे, मैसूर गिर चुका था और मुगल तो सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। तो दूसरी तरफ उत्तर में था नेपाल, जो अब तक ब्रिटिशों के आक्रमण से बचा हुआ था। पहले ये जान लीजिए कि 1814 में नेपाल कोई देश नहीं था जैसा आज है। ये अलग अलग टेरिटरीज का एक ग्रुप था जिनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। इनमें से जो सबसे पावरफुल टेरिटरी थी, जिनकी बात सब लोग मानते थे, उसके राजा थे राजा पृथ्वी नारायण शाह, जो बहुत ही पावरफुल किंग थे। और ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशों का ध्यान इन टेरिटरीज पर कभी गया नहीं, बल्कि वो तो नेपाल के रास्ते से तिब्बत और चीन के साथ व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि ये जो ट्रेड रूट जा रहा था उस पर नेपाली राजाओं का कंट्रोल था। इसीलिए ब्रिटिशों को व्यापार करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो 1792 से लेकर 1814 तक ब्रिटिशों ने अपने 3 डिप्लोमेट काठमांडू भेजे थे, वहां के राजा को मनाने के लिए कि उन्हें व्यापार करने की परमिशन दी जाए। लेकिन हर बार दरबार में उन्हें साफ साफ कह दिया जाता था कि धन्यवाद, लेकिन आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और इसका कारण बहुत ही साफ था। नेपालियों ने अपनी आंखों से देखा था कि जिन राज्यों ने ब्रिटिशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए थे, वो धीरे धीरे कैसे उनकी कॉलोनी बन गए। लेकिन फिर 1814 आते आते हालात ऐसे बन गए थे कि ब्रिटिश और नेपाल के बीच थोड़ी नोकझोंक वाली सिचुएशन पैदा हुई। नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच करीब 700 मील लंबी एक बॉर्डर थी और वहां पर छोटे मोटे झगड़े हर रोज होने लगे थे। तब गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने फैसला किया कि अब डिप्लोमेसी बहुत हो गई, अब नेपालियों को ताकत दिखाने का समय आ चुका है। नवंबर 1814 में ब्रिटिशर्स के दिल में ख्याल आया कि अब नेपालियों से लड़ाई करनी पड़ेगी, और उनको लगा कि ये जो लड़ाई है बस कुछ ही हफ्तों में निपट जाएगी। उनका प्लान बहुत सिंपल था, नेपाल पर चारों ओर से अटैक करो, चारों तरफ से घेरकर गुरखाओं को जल्दी से हरा दो और फिर उन्हें अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दो। ब्रिटिशर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, उनके पास सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा थे। उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स को 4 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने के लिए नेपाल की ओर भेज दिया। अब जरा सोचिए कि इस पूरी ब्रिटिश आर्मी के सामने नेपाल के पास सिर्फ 11,000 सैनिक थे। नंबर देखकर तो यही लग रहा था कि ये लड़ाई वन साइडेड होगी। ऊपर से ब्रिटिशों के पास मॉडर्न तोपखाना था, बेहतरीन यूरोपियन स्टाइल के हथियार थे, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, ये अंदाजा कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। यही वो गलती थी जिसकी ब्रिटिश बहुत ही महंगी कीमत चुकाने वाले थे। ब्रिटिशर्स के लिए सबसे पहला जो शौक था, सबसे बड़ा शौक, वो था टेरेन। ये कोई फ्लैट जमीन नहीं थी जहां से ब्रिटिश अपनी सारी कैवलरीज, सारे हथियार लेकर जा रहे थे। ये तो हिमालय की पहाड़ियां थी जहां पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे, छोटे छोटे रास्ते थे और घना जंगल था। तो दूसरी तरफ ये पहाड़ियां गोरखा सोल्जर्स के लिए अपने घर जैसी थी। उन्होंने कई जनरेशन से इन्हीं कंडीशन में जीना सीखा था, लड़ना सीखा था। उन्हें यहाँ के हर एक जंगल का, पहाड़ी रास्तों का कोना कोना पता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए वहां की जियोग्राफी तो बस उनके परेशानी की एक शुरुआत थी। लेकिन उनके लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज गोरखा सोल्जर्स ही थे। जैसी उनकी लड़ाई शुरू हुई, जिसे बैटल ऑफ नालापानी कहा जाता है, जो 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814 तक चली, तो इस बैटल में ब्रिटिशर्स की अकल गोरखा सैनिकों ने ठिकाने लगा दी। ब्रिटिशों ने अपने सारे बड़े जनरल्स पहले दिन ही गवा दिए। गोरखा सोल्जर्स ने हजारों ब्रिटिशर्स को गाजर मूली की तरह काट दिया। गोरखा सोल्जर्स ये युद्ध जीत जाते अगर उनके पानी का सप्लाई ब्रिटिशों ने नहीं काटा होता। उसके बाद भी वो 3 दिनों तक बिना पानी के लड़ते रहे और फिर जंगल में ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कोई था ही नहीं। ब्रिटिशर्स टेक्निकली जीत गए थे क्योंकि फोर्ट उनके कब्जे में आ गया था, लेकिन इस जीत की भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी।
ब्रिटिश भले ही जीत गए हो, लेकिन वो समझ गए थे कि गोरखाओं के खिलाफ जीत उन्हें एक भयानक कीमत देकर ही मिलने वाली है। इसीलिए फिर उन्होंने नेपाल के साथ 4 मार्च 1816 को ट्रिटी ऑफ सुगौली साइन की। कागज पर तो ये ब्रिटिशर्स की एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी, नेपाल को अपनी कुछ टेरिटरीज छोड़नी पड़ी, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि नेपाल ने अपनी इंडिपेंडेंस बचा ली थी। बाकी जितने भी किंगडम्स थे जो ब्रिटिशों से हारे थे, वो ब्रिटिशों ने कॉलोनाइज कर दिए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन नेपाल के साथ वो ऐसा नहीं कर पाया, और इसका एक सिंपल रीजन था कैलकुलेशन। नेपाल जैसे एक छोटे से माउंटेन किंगडम को कंट्रोल करने के लिए उनसे लड़ाई के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पैसा, हजारों सोल्जर्स और कई सोल्जर्स के जान की कीमत चुकानी पड़ती। और इसके बावजूद भी वो नेपाल को कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं, इसमें भी डाउट था, क्योंकि नेपाल में गुरिल्ला फाइटर्स हर जगह एक्टिव थे। इसीलिए उन्होंने पूरे नेपाल की जिद छोड़ दी और सिर्फ उनकी जो प्रायोरिटीज थी, ट्रेड रूट्स, उनको अपने कंट्रोल में लिया। ब्रिटिशों ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गोरखा को दुश्मन की तरह ट्रीट करने के बजाय गोरखा सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट किया और बदले में उन्हें अच्छी खासी सैलरी दी। और ब्रिटिशर्स गोरखा लोगों पर ये जो भी खर्चा कर रहे थे वो उन्होंने 1857 में वसूल भी किया, क्योंकि इन गोरखा जवानों ने 1857 के उठाव में भारत के खिलाफ लड़कर भारतीयों की आवाज़ दबाने में ब्रिटिशों की मदद की थी। ब्रिटिशर्स को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि एक हारे हुए नेपाल के बदले उनके लिए एक इंडिपेंडेंट नेपाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नेपाल जो है वो ब्रिटिश इंडिया और चाइनीज तिब्बत के बीच में था और ये उसे एक परफेक्ट बफर स्टेट बनाता था। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हिमालयन टेरिटरीज को लेकर चाइना से उनका कोई सीधा झगड़ा हो, क्योंकि नेपाल पर अगर ये कब्जा करते तो उन्हें चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करनी पड़ती और वो ये नहीं चाहते थे। तो बीच में एक फ्रेंडली नेपाल होना उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन थी, एक इंडिपेंडेंट नेपाल जिसमें एक ब्रिटिश फ्रेंडली रूलर हो। फिर 1846 में नेपाल में होता है एक बहुत बड़ा तख्ता पलट, जो अभी नेपाल में हुआ है बस उसी के जैसा। जंग बहादुर राणा, जो वहाँ काफी एक पावरफुल पर्सनैलिटी थी, उन्होंने सरकार का तख्ता पलट किया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया, प्राइम मिनिस्टर्स तक को मार डाला और खुद को नया प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। ब्रिटिशों ने इस बात का विरोध इसीलिए नहीं किया था क्योंकि जंग बहादुर राणा भी पूरी तरह से प्रो ब्रिटिश थे, इसीलिए ब्रिटिशों ने उस मैटर में ज्यादा दखलंदाजी नहीं की। ऊपर से वो ब्रिटिशों की हर बात मानते थे। ब्रिटिशर्स को और क्या चाहिए था। जंग बहादुर राणा के रूल में नेपाल ने ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ही बड़ा मिलिट्री सपोर्ट दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान नेपाल ने अपने 2 लाख से ज्यादा गोरखा सोल्जर्स दिए और वर्ल्ड वॉर 2 में भी करीब 2 लाख के आसपास गोरखा सोल्जर्स ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ अलग अलग जगह पर सर्व किया था। मतलब गोरखा सोल्जर्स जो वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर थे, अगर वो ब्रिटिशों के आर्मी में नहीं होते तो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशों का क्या हुआ होता। और ये सब करने की वजह से जंग बहादुर राणा को 1850 में ब्रिटेन भी बुलाया गया था और उनको वहां पर बहुत ही शाही ट्रीटमेंट दी गई थी और वो उस समय यूरोप जाने वाले पहले एशियन रूलर बने थे। आज भी ब्रिगेड ऑफ गोरखा ब्रिटिश आर्मी की सबसे इलीट यूनिट्स में से एक है। गोरखा सोल्जर्स ने अफगानिस्तान, इराक और दुनिया के कई ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में अपनी सर्विस दी है। तो ये थे वो सारे रीजन जिसकी वजह से नेपाल कभी ब्रिटिश के अंडर नहीं गया। अब आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा जिसका जवाब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। मतलब जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अगर नेपाल ने ब्रिटिशर्स का साथ ना दिया होता, वो भारत के खिलाफ ना लड़े होते, उल्टा अगर वो भारत के साथ मिलकर ब्रिटिशों से लड़े होते तो क्या हुआ होता। हम लोगों ने मिलकर शायद ब्रिटिशों को पहले ही भगा दिया होता। और ये भी सोचे कि नेपाल के पास दुनिया के सबसे पावरफुल गोरखा सोल्जर्स थे, तो हम सब मिलकर ब्रिटिशों की क्या हालत कर सकते थे। और जिन हालत से नेपाल आज गुजर रहा है वो कंडीशन नेपाल पर नहीं आती अगर आज भारत और नेपाल एक होते। आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।